कैसे लगाएं, कैसे बिजनेस की शुरुआत करें। आप अगर अपना नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। कभी भी कोई भी काम मिले उसे करो, उसे छोड़ो नहीं। और उसके बाद 700 करोड़ तक का लंबा सफर तय किया। फैमिली क्या ज्वाइंट फैमिली अच्छी होती है या न्यूक्लियर फैमिली अच्छी होती है? उसके साथ नमक हरामी मत करो। कोई चीज ना अगर आप किसी को फ्री में दोगे तो उसकी वैल्यू नहीं करेगा। किसी को गलत काम करते देखो या गलत बात करते देखो, डोंट एक्सप्लॉइट अदर्स। मन में सोचा 20% कमाना है तो 20% कमाना। अगर आप बहुत ज्यादा शुरू से मार्जिन प्रॉफिट नहीं सोचते हो, दिल जीत लिया। कस्टमर हमारे पे डिपेंड करना शुरू होगा और हम उस पे डिपेंड करना शुरू हो गए। इकोनॉमिक तरीके से बात करो, पैसे के लिए करोगे, यस बहुत फायदा हुआ। योर एक्सपेंसेस आर लेस देन योर इनकम, बट डिवाइड योर लाइफ इनटू 10 डिफरेंट पार्ट्स। दिस इज व्हाट यू नीड फॉर योर 51 ईयर्स। हर कोई भाग रहा है पैसे कमाना, जीवन के लिए चलो, पर जीवन काहे के लिए कभी सोचा? नमस्कार दर्शकों, द अर्चना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जमाना है स्टार्टअप का। हर एक युवा स्टार्टअप कैसे लगाएं, कैसे बिजनेस की शुरुआत करें और उसको कैसे ऊंचाइयों तक ले जाएं, इसके बारे में सोचता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पर ही बात की जाए और एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाऊं जिसको 50 साल का अनुभव है, जिन्होंने जीरो से शुरू करा, स्क्रैच से शुरू करा और उसके बाद 700 करोड़ तक का लंबा सफर तय किया। ये सफर उन्होंने किस तरह से तय किया, उसके बाद उनका जो रुझान है वो आध्यात्म की तरफ हुआ, भगवान की तरफ हुआ, स्पिरिचुअलिटी में वो गए, स्पिरिचुअलिटी की उनको बहुत समझ हुई। तो हम आज आपको अपने शो में एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहे हैं जो आपको बिजनेस के टिप्स देंगे। आप अगर अपना नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आपकी अगर फैमिली है, फैमिली क्या ज्वाइंट फैमिली अच्छी होती है या न्यूक्लियर फैमिली अच्छी होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। हम स्पिरिचुअलिटी पर भी बात करेंगे। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं किशोर मक्कू जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार अर्चना जी। सर आपका इतना वास्ट अनुभव है तो हमने सोचा इस अनुभव से लोगों को थोड़ा सा फायदा हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज का युवा नौकरी करने से ज़्यादा, खासतौर पर 2014 के बाद से उसका एक रुझान रहता है बिजनेस करने की तरफ से, स्टार्टअप करने की तरफ से, हम बिजनेस कैसे करें। तो आपकी स्टोरी से शायद बहुत लोग समझ पाएं, शिक्षा ले पाएं कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि हम शायद अगर ऐसे बात करें तो लोग नहीं समझते, लेकिन एग्जाम्पल से आसानी से समझते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सर आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की, कैसे शुरू हुई? ये समझो, मेरी अगर पर्सनल देखो या परिवार की देखो, मैं अपने परिवार की बात करता हूँ जी। हमारा परिवार शुरू से ही सिंस पार्टीशन दिल्ली आए। दिल्ली से पहले रोहतक आए, वहाँ पे हमारे को जगह जो हमारी अच्छा, पार्टीशन मतलब पार्टीशन से हमारे, हाँ, कहाँ से आए थे सर आप लोग? जंग मघियाना। अच्छा। जंग मघियाना एक छोटा सा वहाँ पे, मेरे को, मैं तो गया नहीं वहाँ, पर मेरे फादर वगैरह जब ही वॉज ओनली 13 ईयर्स व्हेन ही केम बैक फ्रॉम देयर, तो वहाँ से जब आए तो हमारे को रोहतक में एक छोटी सी जगह मिली। हमारी जितनी वहाँ ज़मीनें थी उसके बदले कुछ ज़मीन मिली। वहाँ रहे काफ़ी साल, बट हमारे फादर ही वॉज ओनली ग्रेजुएट इन दैट एज ग्रुप। उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, तो पढ़ाई लिखाई करके उनका दिल किया दिल्ली चलते। तो समझिए कि 56 में दिल्ली आए और 56 में ही मेरा बर्थ हुआ। मैं उस समय गांव में था, मैं 8 साल मैं भी गांव रहा। बनियानी नाम का गांव है, आफ्टर जस्ट नियर रोहतक। जर्नी ऐसे शुरू हुई कि हमारा परिवार खेती बाड़ी करते थे, भैंसों का काम, दूध का काम घरों में जैसे होता था, जो गांव में चलता है उसी तरीके का काम होता था। पर जब ये दिल्ली आए, दिल्ली में मेरे फादर को पोस्ट एंड टेलीग्राफ DGPNT में काम मिल गया एज ए लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC करके लगे थे। 200 रुपये शायद तनख्वाह होती थी, बताते थे मेरे को। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे हमारे, क्योंकि सारा जॉइंट फैमिली होता था और वहाँ बच्चे बड़े होते गए। जैसे बच्चे बड़े होते थे, चलो भी दिल्ली आ जाओ। तो डैडी किदवाई नगर रहते थे, एक बच्चा आया, उसको एस्टेब्लिश हो गया, उसको भी पढ़ाई अच्छी लगी, दूसरा बड़ा आ गया। हमारे ताया जी, हमारे फादर 3 भाई थे, तो तीनों भाइयों के जो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते वो दिल्ली आते चले गए। जब देखा दिल्ली में सारी पढ़ाई अच्छी हो रही है, कामकाज इनको मिलता गया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो परिवार यहाँ पे संयुक्त परिवार, हमने अमर कॉलोनी में लाजपत नगर में एक छोटा सा मकान बनाया 64 में। तो 1964 से हमारा सही समझो कि ग्राफ ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, जब हम सारे संयुक्त परिवार एक ही जगह पे इकट्ठे हुए। उस समय तो खैर इतनी फैमिली मेंबर नहीं थे। अल्टीमेटली 2005 में आपको बताऊं 55 मेंबर होके उसके बाद हमारा डीमर्जर हुआ। एक फैमिली में 55 लोग 55 और रह रहे थे तब तक आप लोग साथ में? सारे इकट्ठे रहते थे, एक घर होता था हमारे सारे परिवार में। जैसे हमारे फादर 3 भाई,
उनके मेरे हम 2 भाई, हमारे ताया जी के 4 बेटे, ऐसे उनके आगे फैमिलीज, तो करते करते बेटियां बेटे मिला के 55 बंदे घर पे, उनके आगे बच्चे, 4 जनरेशन इकट्ठी रहती रही। 4 जनरेशन चार साथ में रहते थे, साथ में 55 रहते, लोग। फिर yes। लगा कि नहीं अब मुश्किल हो रही है। लगा मुश्किल नहीं हुई। हाँ। हमारा जब डिवीज़न हुआ तो ये समझो कि बहती हुई गंगा को बांटना, बहती हुई नदी को बांटने वाला था। हमारे फादर, आपस में बहुत प्रेम था तीनों भाइयों का, मेरे अपने फादर की बात कर रहा हूँ। तो उन तीनों भाइयों ने ऐसे ही विदाउट एनी आर्बिट्रेटर, नोबडी न्यू कि कैसे अलग हो रहे हैं, ये फैक्ट्री तेरी, ये घर तेरा, ये घर तेरा, ये फैक्ट्री तेरी, इस तरीके से करके अपने आप डिवीजन हो गया विदाउट कैलकुलेटिंग द वैल्यूज। और या वरना तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेट होता हाँ, है ना कि इसकी वैल्यू इतनी, correct, इसकी वैल्यू, correct। इसको कम मिला, बस इसको ये ज्यादा ही मिला। प्रभु की कृपा रही, ये चीज़ उसमें नहीं हमारे थी। ग्रैंडफादर का बहुत भारी रोल रहा। उनका आशीर्वाद हर समय हमारे साथ रहा, और वो ऐसे संस्कार थे कि भाई हो तो भाई के साथ गिनती क्या। तो बाद में ज़रूर फ़र्क आया, बट उस समय जिस 2005 में जब डीमर्जर हुआ, एवरीबडी वाज हैप्पी। यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदारी को किसी को पता भी नहीं चला कि हम अलग हो गए। वर्ड अलग नहीं यूज़ किया हमने, डीमर्जर यूज़ किया। ऐसे आज बाकी जो आपने दूसरा बात करी कि आप इतना कैसे, उसके पीछे एक बहुत भारी हमारी स्टोरी है। जो हमारे ग्रैंडफादर लाला जीवनदास जी, उन्होंने 1967 या 68 की बात होगी, हमारे सबसे बड़े ब्रदर जो मेरे ताया जी के सबसे बड़े बेटे थे, उन्होंने अच्छी पढ़ाई, एमएससी फर्स्ट डिवीज़न में पास करी, गोल्ड मेडलिस्ट थे, पीएचडी करी, बाद में तो डॉक्टर बने। उन्होंने बिकॉज घर पे पैसे की तो हमेशा ज़रूरत होती रहती है, जब इतना, तो सोचा भी कोई काम कर लेता हूँ बीच में पढ़ाई के साथ साथ। तो एक हमारे डिफेंस कॉलेज में कॉलेज होता था, उनको टीचर का जॉब मिल गया, कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता। तो वो जब टीचर का जॉब मिला, सैलरी बड़ी कम दी उन्होंने, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना था, ही वॉज ए साइंस स्टूडेंट। तो मेरे को याद नहीं कितनी, कहते बहुत कम थी सैलरी। तो ही केम बैक, नहीं यार मैं इतनी कम सैलरी में काम नहीं करता। जब ये मेरे ग्रैंडफादर को पता चला, हम वहीं रहते थे, तो उन्होंने सबको बुलाया, कहते तो इत्थे बैठ जा। बड़े रोब से उन्होंने बिठाया और एक कहानी सुनाई, जिस कहानी का जिक्र मैं अब आपको सुनाता हूँ। उसको हमारे परिवार ने, हमारी फैमिली मेम्बर्स ने, हमारे जितने भी मेरे भाई कज़न्स, सब ने बड़ा सीरियसली लिया, और वही एक सक्सेस का हमारा माध्यम बना, जिस चीज़ को लेके हम आगे बढ़ते चले। मतलब वो स्टोरी मोटिवेशनल है पूरे परिवार के लिए, जिसने मोटिवेशन दिया। यस, वो स्टोरी क्या थी, अगर आपको तो मैं आपको शुरू से सुनाता हूँ। इसमें थोड़ा सा समय लगा, मैं उसको कोरिलेट करके बताऊंगा कि हमने उसको कैसे अडॉप्ट किया, या कोई भी कैसे अडॉप्ट कर सकता है। वो कहते थे, एक बिजनेसमैन होता था, पुरानी बात है, ये ग्रैंडफादर सुना रहे हैं, सारे हम बच्चे बैठे नीचे, और हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे डैडी, ये वो सब बैठे थे, सभी को एक जगह पे इकट्ठा करके तब सुनाई उन्होंने। कहते एक बिजनेसमैन था, वो अपने घर से, पहले ज़माने में ये होता था भी घर से छोड़ के गांव से शहरों में पैसा कमाने जाते थे लोग, आज भी ऐसे कई करते हैं लोग। तो पैसा कमाने गया, तो उस बंदे ने 400 रुपया कमा लिया उस समय। आप समझ लो कि 100 साल पुरानी हो गई है, तो एग्जैक्ट नहीं, पर जिस तरीके से उन्होंने समझाया, उसमें 400 रुपये वॉज अ लॉट ऑफ मनी। तो ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि मेरा 400 रुपया मैंने कमा लिया, तो इट इज़ एनफ, नाउ आई मस्ट गो बैक। मैं जान के कुछ इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कंफर्टेबल रहता हूँ आपको एक्सप्लेन करने में। तो क्या हुआ जी, जब 400 रुपये कमा लिया तो वापस चल पड़ा घर पे, अपनी जर्नी वापस टूवर्ड्स हिज रेजिडेंस। अब अमीर आदमी था, रास्ते में उन दिनों में ना तो होटल होते थे ना कुछ, एक सराय आई, रात पड़ गई, तो रास्ते में सराय में रुक गया। सराय में गया तो कोई बंदा ही नहीं, सराय खाली थी, एक सिर्फ केयर टेकर, कोई था ही नहीं। उसको बड़ा परेशान हुआ। अमीर आदमी के शौक होते हैं शाम को ऐसा, भाई कोई बात करे मेरे से, बोर होने लग गया। जैसे दादाजी बताते थे कि उसने अपनी बोरियत को करने के लिए सराय से बाहर निकला, भाई रात कैसे निकालूंगा मैं आई कांट। तो बाहर कहते एक संत एक पेड़ के नीचे बैठे थे, आंखें बंद करके समाधि में। तो इन्होंने कहा चलो इस संत से ही बैठ के कुछ देर बात करते हैं। तो संत को इन्होंने झंझोड़ा, वो तो आंखें बंद करके अपनी उसमें बैठे थे पूजा में। तो उन्होंने आंखें खोली, कहते हैं, ये बिजनेसमैन कहते हैं उनको कि प्रभु हमारे से कोई बात करो, कोई शाम हमारा समय निकल जाए। उन्होंने कहा मैं मुफ्त में कोई बात नहीं करता। संत आदमी थे और दूर अंदेशी सब पता थी। तो उन्होंने कहा जी मैं बात के पैसे लेता हूँ। अब रिच आदमी कहते हैं हम पैसे देंगे, अब बोलो। कहते मेरी सस्ती बातें नहीं है, आप समझो बहुत सस्ती सी बात है।
कहते क्या रेट है? कहते 100 रुपये की एक बात करता हूँ। पहले तो ही बात टेकन बैक, फिर कहते हैं यार नहीं, कोई बात होगी 100 रुपये की बात, कोई ना कोई तो बात होगी ऐसी जो ये कह रहा है इतनी महंगी बात है। तो उन्होंने 100 रुपये निकाल के उसको दे दिया कि बात सुनाओ। कहते पहली बात मेरी नोट करके रख लो, जीवन में कभी भी कोई काम मिले उसे करो, उसे छोड़ो नहीं। जीवन में कभी भी कोई भी काम मिले उसे करो, उसे छोड़ो नहीं। अब बताओ, 100 रुपया ले लिया, बड़ा परेशान हो गया। कहते ये क्या बात करके फिर आंखें बंद कर ली, मैंने तो टाइम पास के लिए बोला था इसको, ये तो 100 रुपये में एक लाइन बोल। उसने कहा जी मेरा तो 100 रुपया हर बात का है। तो उन्होंने कहा भी और बात सुनाओ। कहते 100 रुपये और लगेगा। तो उन्होंने 100 रुपये और दे दिया। कहते कौन सी बात है दूसरी? कहते दूसरी बात यह है कि अब जिसका भी काम करो उसके साथ नमक हरामी मत करो, नमक हरामी मत करो। इतनी सी बात करके फिर आंखें बंद कर ली। वो बड़ा परेशान, ये तो मेरे को लूट लिया इसने, ये क्या बात है, ये तो हमें भी पता थी। सतयुग में तो उस समय सबको ये बातें पता होती थी, बट फिर भी उन्होंने 100 रुपये उससे लिया और फिर कहते हैं नहीं, फिर भी बोर होने लग गए। ये तो 1.5 मिनट में बातें खत्म होगी दोनों। तो उन्होंने कहा भी और बात करो। कहते भी 100 रुपये और लगेगा। तो 100 रुपये उन्होंने और दिया। कहते तीसरी बात मेरी नोट कर लो, जीवन में कभी भी किसी को गलत काम करते देखो या गलत बात करते देखो, उस पर पर्दा डालो, उछालो नहीं। डोंट एक्सप्लॉयट अदर्स वीकनेसेस। मतलब कहने का तात्पर्य यह है इंग्लिश में, अगर उसको मतलब किसी को बुरा काम उसके ऊपर पर्दा डालना है, दुनिया में बताना नहीं है फलाना ये ऐसे कुछ नहीं कहना। तो ये बात तीसरी गई और फिर आंखें बंद कर ली उन्होंने। अब ये बेचारा परेशान, 100 रुपया टोटल रह गया। अब इसको ये लगा, क्योंकि बिजनेसमैन तो था, क्योंकि डेफिनेटली इन बातों में कोई ना कोई दम है, जो इतनी महंगी बातें हैं। कोई बात होगी तो 100 रुपया और दिया कि प्रभु मेरे पास तो अब 100 ही बच गया है, एक और बात बताओ, लास्ट कोई जो मतलब की बात हो। कहते हाँ। कहते बेटा अब तो तेरे पास कुछ है नहीं, तू एक आम आदमी फिर बन गया, अमीर से फिर तू बिल्कुल नीचे आ गया है। परंतु एक बात मेरी ये चौथी नोट कर लेना, किसी की मदद करो या ना करो, कर सको या ना कर सको, पर उसकी बात सुन जरूर लेना बेटा। बस इतनी सी बात है चौथी, और आंखें बंद कर ली। खैर करते करते उसका भी टाइम निकल गया। अब सवेरे गांव क्या जाना था उसने, बेचारे ने वापिस फिर बिजनेस की तरफ चल पड़ा कि भाई ये तो मैं तो फिर वहीं का वहीं आ गया, बैक टू जैसे लूडो में स्क्वायर 1 पे होता है। अब मजे की बात, खाने को पैसे नहीं। सवेरे 400 रुपया था, सारा के सारा ही खत्म हो गया उसका। वापस चला काम पे, देखा जी रास्ते में एक घोड़ों का अस्तबल नजर आया उसको। भूख लग रही थी, वहाँ पे जाके हाथ जोड़ता है कि जी मेरे को कुछ काम चाहिए। मैंने कहा काम तो मिल जाएगा, ये घोड़ा है, इस घोड़े की सेवा करनी, और तो काम घोड़ों के अस्तबल में क्या रोगे। अभी ये इतना आदमी कहता है यार तनख्वाह क्या है इसकी? कहते 1 आना देंगे हम 1 महीने का। यूँ सोचा 1 आना 1 महीने का, क्या खाऊंगा क्या बचाऊंगा, ये क्या नौकरी हुई। तो वापिस चल पड़ा। थोड़ी देर वापस गया, फिर याद आ गई यार रात को तो 100 रुपया खर्चा था मैंने इस बात का कि कोई काम मिले उसे करो, उसे छोड़ो नहीं। देखता हूं ये 100 रुपये में कोई बात होगी। वापस चला गया, हाथ जोड़ के कहता प्रभु दे दो, क्या काम है। तो उन्होंने कहा भाई ये घोड़े की सेवा, मरियल सा घोड़ा था, उसकी सेवा हो नहीं रही थी। तो उन्होंने उसको घोड़ा दे दिया और कहते इसकी सेवा करने, अनाज आएगा, खाना आएगा, इसको खाना खिलाना, इसको नहलाना धोना, इसकी सफाई, यही काम है। घोड़ों के अस्तबल में तो यही काम होता है, राजे महाराजों के अस्तबल थे। अब जी शुरू हो गया, दोपहर हुई। दोपहर में जी उसको चने मिले 5 किलो कि ये तुमने घोड़े को खिलाने हैं। अब देखा वहाँ पे 40 घोड़े थे, हर घोड़े पे एक एक उसका केयर टेकर था। इसको 5 किलो चने मिले तो देखा सारे बंदे, बाकी 39 लोग, एक आने में गुजारा नहीं होता था। 2.5 किलो चने अपने घर ले जाते थे। चलो भाई 2.5 किलो चने, 2.5 किलो घोड़े को खिला देने। अब ये भी ऐसे कि अभी 2.5 किलो चने मैं भी ले लेता हूँ, सारे जने कर रहे हैं, 39 के 39 कर रहे हैं, मैं क्यों छोड़ूं। बट ये 2.5 किलो जब चने लेके वापस जा रहा, इसको याद आ गया 100 रुपये तो भी कल ही खर्चे थे भाई। 2.5 किलो चने के लिए मैं 100 रुपये की बात क्यों खराब कर दूं। नमक हरामी नहीं करनी, ये तो नमक हरामी है। इसने जी 5 किलो चने घोड़े को खिला दिए। अब करते 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 समय बीतता रहा। इसका घोड़ा तो 5 किलो चने खाए, बाकी सारे घोड़े 2.5 किलो खा रहे। एक टाइम के 3 टाइम का चने आते थे। बहुत घोड़ा तो रिष्ट पुष्ट हो गया।
अब राजा इन रूटीन महीने बाद अपने अस्तबल को देखने आया, वो देखा अपने हर घोड़े के साथ उसका प्यार था, तभी हर घोड़े को देखा तो ये मरियल घोड़ा, इसका हर एक उनके उन दिनों में घोड़ों के नाम भी रखे होते थे, भाई इसकी सेवा कौन कर रही है, तो पिछले महीने तो मरियल सा था, उठ भी नहीं सकता था, इसने किसने सेवा करी। तो ये हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु मैंने। कब आया? कहते मेरे को तो ये इस दिन आया, महीना हो गया। कहते तुमने तो कमाल कर दिया, मेरे सारे घोड़ों से सारा तगड़ा ये हो गया। अब सीक्रेट तो राजा को पता नहीं था परंतु उसने कहा भाई जो तेरे हाथ में कोई कमाल है, 1 महीने में तूने घोड़े की कायाकल्प कर दी, तू सुपरवाइजर बन जा, तू मेरे 40 के 40 घोड़ों की आज के बाद तू देखभाल करेगा। और सुपरवाइजर को हटा दिया, इसको कर दिया सुपरवाइजर। और ये भी बड़ा खुश, तनख्वाह हो गई 2 रुपये, एक आने से सीधी 2 रुपये। 2 रुपये भी कुछ नहीं होती थी उस समय जब इसने हिसाब देखा, 40 घोड़ों में 10 किलो छोले हर एक घोड़े के लिए आते थे 5 किलो नहीं आते थे। अच्छा 10 किलो आते थे। वो 5 किलो पर घोड़ा वो पहले रख लेता था सुपरवाइजर। इसने जब अकाउंट देखा तो बड़ा परेशान, इसने छमका ले लिया, उठा, कहते तुम इतने नमक हरामी करते हो, और 2.5 किलो के बजाय 10 किलो छोले खिलाओ। हर घोड़े को उसने 10 किलो चने खिलाने शुरू कर दिए। अब जैसे जो घोड़ा 2.5 किलो खाता हो, अचानक उसको 10 किलो, एक्चुअल खुराक उसकी 10 किलो होती है। तो जब खाने शुरू किए तो उसके घोड़े तो 40 के 40 ऐसे हो गए जैसे भी डर्बी के घोड़े होते हैं इसमें ये करते करते राजा अगले महीने जब आया, वो तो पहचान ही नहीं सका कि मेरा अस्तबल है। तो उन्होंने कहा भाई क्या किया तूने? कहते प्रभु बस ये मत पूछो क्या किया है। तो उसने कहा भाई तेरे हाथ में तो कोई शफा है, तेरे जादू है। उन दिनों में आदमी को पहचानने की ताकत होती थी। हाँ। तो उन्होंने कहा तू बेटा घोड़ों के लिए नहीं है, तू तो मेरे किंगडम में आ जा। हाँ। भाई तू इतना, तेरे हाथ में शफा है, तेरे मेरे 40 घोड़ों की कायाकल्प कर दिया, तो मेरी जनता की कायाकल्प कर देगा। पहचान के उसने अपने उसको, और तनख्वाह हो गई 30 रुपये बड़ा खुश। अपने किंगडम में एज ए मिनिस्टर कह लो या एज ए कोई भी उस समय जो उसको अपना मंत्री अपॉइंट कर दिया। अब जब इसने देखा यहाँ तो बहुत सुख और वो मिल गया, इसने अपने परिवार को भी गांव से बुला लिया रादर देन गोइंग। अब मैं कहता अब तो यहाँ पे बड़ा अच्छा जीवन बीत रहा है। और इसको वीआईपी कहते मिनिस्टर ऑफ ऑल पोर्टफोलियोज मिल गया वहाँ पे, भाई खास आदमी है राजा का। तो ये गश्त पे जाते, गश्त समझते हो जैसे अपना शहर में घूमने, तो गश्त पे एक दिन जा रहा, तो एक गली से निकलते हुए इसने देखा कि राजा का लड़का दिख रहा है। एक घर के अंदर खिड़की थी, राजा का लड़का इसको दिखा। ये थोड़ा सा पास गया, भाई ये छोटे से घर में राजा का लड़का क्या कर रहा है? इधर राजकुमार था। वो देखा जी वो कुछ किसी कन्या के साथ वहाँ पे खड़ा है। इसने देखा कि भाई ये तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, राजा के लड़के का ऐसा रूप कोई देखेगा। तो इसने अपने, याद आ गई इसको तीसरी बात, पहले तो भागने लगा भी राजा को मैं बताता हूँ। फिर उसको बात आई 100 रुपये खर्चा था राजा के लिए इस बात के लिए कि भाई कोई बुरा काम करे तो उस पर पर्दा डालो, उसको उछालो नहीं। तो इसने वापस आके अपनी पगड़ी उतारी और जहाँ से वो दिख रहा था राजा का लड़का और वो कन्या, वहाँ पे पर्दा डाल दिया। मन में भाव था भी मेरी 2 बातों में मैं इतना कामयाब हो गया तो तीसरी बात को भी अपनाता हूँ। तो जैसे उसने अपनी पगड़ी डाली, जहाँ से वो राजा की बेटे की वो सारी वो नज़र आ रही थी, कारस्तानी कह लो कुछ भी कह लो, उसको राजा ने बेटे ने देख लिया कि इसने राजा का खास आदमी है, उसने हमारे को ये रंगे हाथ पकड़ लिया है। तो वो बड़ा परेशान हो गया। तो उसने उस कन्या को बोला ये पगड़ी पकड़, मेरे ही बजाय तू इसका नाम लगा दे और इसको फंसा दे। अब ये कैसे बोला था मैं तो आपको आज की खड़ी भाषा में बता रहा हूँ, पिताजी दादाजी ने हमारे को कैसे सुनाई थी उसका कुछ और था, ताकि समझ आ जाए आपको। तो वो जी पगड़ी लेके कन्या चली गई अगले दिन दरबार में। राजा अपना देख के उसकी बात सुन के बड़ा गुस्सा आया। वहाँ का एक कानून था, कानून से तो मंत्री भी बाहर नहीं है, राजा का बेटा भी बाहर नहीं है, कोई भी बाहर नहीं होता था। तो वहाँ उनको बोला भी इसको सज़ा मिलेगी। नाम तो उसका आ गया। सज़ा क्या थी? क्या कोतवाली चले जाना। कोतवाली होती थी पुलिस स्टेशन, वो किंगडम से थोड़ी सी बाहर होती थी, जैसे जेल होती है हमेशा शहर से बाहर करते, तो कोतवाली उसको सवेरे कभी सवेरे, कल सवेरे तुम कोतवाली चले जाना, तुम्हारी सज़ा मुकर्रर है, वहाँ चले जाना। राजा का डिक्टेटरशिप कह लो, वो सिस्टम यही होता था उन दिनों में। तो ये तो है नहीं कि भाई वो हर चीज़ को भांप जाते थे, भाई ये कसूरवार है। सतयुग समय था, ऐसा था
तो कोतवाली इसको तो पक्का पता चल गया भाई, मेरे को मालूम है, क्योंकि बीइंग इन मिनिस्ट्री मंत्री था तो पता था इसका कानून क्या है। इसका कानून तो एक गला या तो कट जाएगा या फांसी है। परेशान हो गया और अपनी वाइफ को रात को कहता भी आज की आखिरी रात है, कल सवेरे मेरे को 5 बजे का हुक्म है, मैं तो सवेरे जा रहा हूँ। जो भी उसने अपनी आखिरी राइट्स जो भी बातें कर करा के ख़त्म करी और सवेरे सवेरे निकल पड़ा कोतवाली। अब कोतवाली जा रहे हैं, रास्ते में एक बुढ़िया हाथ जोड़ के खड़ी। उसको पता था ये तो खास आदमी है राजा का, उसकी बहुत परेशानियां थी उसके राजा के किंगडम से। उसने हाथ जोड़े, कहती मेरी बात सुनो। कहता है नहीं, मेरे को तो सज़ा मिली हुई है, मेरे को तो कोतवाली जाना है। फिर इसको चौथी बात याद आ गई। कहते नहीं यार, किसी की मदद करो चाहे ना करो, सुन तो लो। अब वो बुढ़िया बेचारी अपनी राम कहानी जिसको कहते हैं अपनी लेके बैठ गई। तो उसने इतनी राम कहानी सुनाई, उसका 1 घंटा लग गया। बट आप ऑन द पैरेलल राजा का बेटे को कानून नहीं पता थे। उसने सोचा पता नहीं क्या सजा मिली होगी इसको, मन में चोर था, सजा मैंने कसूर मेरा था, इसको क्या सजा मिल गई होगी। तो इससे पहले ये पहुंचता, राजा का बेटा कोतवाली पहुंच गया टू फाइंड आउट कि भी उसको क्या सजा मिली है। अब कोतवाली में हुक्म था सवेरे एक बंदा आएगा, ये मत देखना क्योंकि बड़ा खास आदमी था उनका, कि किस पोस्ट पे है। कहते हैं सिर अलग कर देना उसका बस। वो बेटा पहले पहुंच गया, बेटे का सिर उन्होंने अलग कर दिया। उन्होंने तो ये देखना नहीं था कौन है। कोतवाली से हुक्मनामा होता था। अब राजा के बेटे का सिर कट गया। ये बेचारा बुढ़िया की बात सुनता सुनता आहिस्ता आहिस्ता जाके 1.5 घंटे बाद वहां पहुंचा। तो देखा ये क्या हो गया। इसने देखा राजा के बेटे का सिर। तो ये तो क्या भी, राजा तो हमारा बड़ा जानी जान है, उसको कैसे पता कसूरवार ये है। मेरा कसूर नहीं था। अब ये अपने आप में सोचता जा रहा है और सिर लेके, और उसी के घोड़े के, राजा का जो घोड़ा उसी में भाग के महल में वापस आया। कहता प्रभु आपने क्या किया ये। वो देख के राजा हैरान कि मैंने तो अपने बेटे के लिए तो नहीं, मैं तो सजा तेरे लिए करी थी। फिर पूछा भी इसमें क्या चक्कर है, इसके अंदर क्या कहानी है, ये मेरे को बताओ। तो इसने हाथ जोड़े, प्रभु मैंने जीवन में कामयाब होने के लिए 4 बातें सुनी थी। एक बहुत बड़े संत ने बहुत महंगी बातें बताई थी जो मैंने अभी आपको बताई, जिसमें पहली बात मैं रिपीट कर देता हूं कि जीवन में कभी कोई काम मिले उसे करो, उसे छोड़ो नहीं। तो पहली बात मैंने, भाई साहब 100 रुपये खर्चे थे, राजा को बता रहे हैं वो। दूसरी बात बताई थी, जो काम करो, जिसका भी काम करो उसमें नमक हरामी मत करो, ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात थी कि किसी को भी कितना भी बुरा कर्म करते हुए देखो, उस पर पर्दा डालो, उसको उछालो नहीं। और चौथी बात प्रभु ये थी कि भाई किसी की मदद कर सको ना कर सको, कम से कम सुन जरूर लो, उसका मन हल्का हो जाता। मैं तो उन 4 बातों को सर फॉलो कर रहा था। राजा बड़ा इम्प्रेस हुआ, इतना इम्प्रेस हुआ, उसका एक ही बेटा था। तो उसने कहा भी मेरा तो अब उत्तराधिकारी भी तुम। जिसके पास इतना प्रभु ने आपको वो दिया। बट क्या था कामयाबी का रीजन, ये देखो। छोटी सी बजीरों से वो एक राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। सिर्फ क्या है, आपको अपनी सक्सेस के लिए कुछ ना कुछ एक अपना कानून, अपने नियम, प्रिंसिपल, कुछ ना कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिसके ऊपर आप अटल रहो। सर इस कहानी से ना एक सीख और मिलती है कि कोई चीज़ ना अगर आप किसी को फ्री में दोगे तो उसकी वैल्यू नहीं करेगा। हाँ। राजा ने क्योंकि हर एक बात का 100 रुपए दिया, इसीलिए उसने वो राजा ने नहीं, वो उसने बिजनेसमैन ने दिया। क्योंकि हर एक बात का उसने 100 रुपए दिया, इसलिए उसने उसको फॉलो किया। अगर यही बात उस संत ने उसको फ्री में कही होती ना, तो उसने इधर से सुन के इधर से निकाल दी होती। तभी कहते हैं कोई भी चीज, आजकल तो बड़ा फ्रीबीज का बड़ा चल रहा है ना, दिल्ली में तो केजरीवाल जब तक थे फ्रीबीज चल रहा था खूब। तो वही होता है कि आप फ्री में दी हुई चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है उसकी। हाँ, अब मैं आपको अब इसका इम्पैक्ट बताऊं। ये 69 में सुनी थी हमने, 67 8 मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। इसका इम्पैक्ट बताता हूँ हमारे साथ क्या हुआ। हमारे बड़े भाई साहब जिनकी वजह से हमने ये कहानी सुनी, उनको कान पकड़ के वापस जाना पड़ा नौकरी करने वाली। गए। अब मज़े की बात बताओ, डिफेंस कॉलोनी में स्कूल है और कॉलेज था। डिफेंस कॉलोनी में उन्होंने वो जॉब करनी शुरू करी। सैलरी तो बहुत थोड़ी थी।
परंतु पता नहीं क्या था वहाँ, लड़के बच्चे लड़कियाँ जो भी स्टूडेंट्स थे वो कहते सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, क्योंकि इन्होंने दूसरी बात भी फॉलो करनी थी कि बड़ा अच्छा पढ़ाना है, हाँ, नमक हरामी नहीं करनी। हाँ। वो कहते सर हमारी ट्यूशन ले लो, हम ना मतलब यहाँ पे इतना समझ नहीं पाते, तो वो ट्यूशन लेनी शुरू कर दी। अब जो छोट तनख्वाह कम थी, ट्यूशन में डबल डबल पैसे मिलने शुरू हो गए। साइंस पढ़ाते थे, करते करते जब ट्यूशन अच्छी पढ़ाने लगे तो कहते हैं सर किसी मैथमेटिक्स टीचर को भी जानते हो? इन्होंने अपने छोटे भाई को लगा दिया, हमारे एक और ब्रदर उससे नेक्स्ट। करते करते दोनों भाई ट्यूशन, इनकी भी ट्यूशन में पहले एक ट्यूशन मिली, दो मिली, करते करते 8-9 ट्यूशन मिल गई। ऐसे करते करते इन हमारे तीसरे ब्रदर, आजकल उनके ही इज नो मोर, बट वो मिस्टर बड़े हो गए, वो अपना नौकरी ढूंढ रहे थे। तो वो बड़े भाई साहब को रोज कहें, कभी किसी को कहें भाई नौकरी चाहिए, कैसे करें। तो जहाँ पे जिसके ट्यूशन कराते थे ना एक लड़की की, उसके फादर एक्सपोर्टर थे, गारमेंट एक्सपोर्टर थे। तो वहाँ जाके कहते हैं कि सर मेरा छोटा भाई है, अब टीचर हो बच्चे का तो बहुत इम्पैक्ट होता है उसका, तो उसको कहीं जॉब दे दो अपने काम में। तो उन्होंने उनको जॉब दे दिया। वहाँ से वहाँ पे जॉब क्या दिया जी, शुरुआत हुई। सुनने की बात है, जॉब क्या दिया, स्टोर इंचार्ज। तनख्वाह उस समय बड़ी कम थी, अब मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली क्या तनख्वाह थी। अब ये स्टोर इंचार्ज थे, इनके पास काफ़ी लोग आना, फैब्रिकेटर्स होते थे, काम करने वाले। आदत थी, जब आप फैमिली से ऐसे होते हो, संस्कार ऐसे होते हैं, हर एक से क्वेश्चन करना, कितना कमा लेते हो? कोई कहे जी मैं 2000 कमाता हूँ, कोई कहते 4000 कमाता हूँ। कितनी मशीनें लगाई हैं? 6 मशीनें, 8 मशीनें। उस समय बड़े इम्पैक्ट हुए कि मैं तो सिर्फ इतने पैसे लेता हूँ, 400-500 रुपया होगा, ये तो छोटा सा बंदा है, ना पढ़ना आता ना लिखना आता और इतना पैसा कमा रहा है। उन्होंने 3 महीने में नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ के मशीनें लगा ली। घर के अंदर ही हमने 5 मशीनें, नीचे रहते थे, ऊपर 5 मशीनें लगा ली। आप देखो 73 की बात है ये तकरीबन, जब हम ये मशीनों तक पहुंचे। वो 5 मशीनें और ये 4 बातें कि हमने एग्जैक्ट प्राइस देते थे। कभी किसी के साथ हमने, अगर हमारे को हमने मन में सोचा 20% कमाना है तो 20% कमाना है, तो हम कंपैरेटिवली सस्ते भी बड़े रहे। हाँ। तो हमारे को स्लो एंड स्टडी 76 में तो हम गारमेंट एक्सपोर्टर बन गए। पहले हम लोकल उन्हीं जहाँ से ये करते थे, जहाँ पे ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे, उन्हीं एक्सपोर्टर्स का काम, माल सिल के उनको वापस दे देना, भाई खुद ही। तो ऐसा करते करते 5 से 10 हुई, 12, 14, 18, हम 100 मशीनों तक पहुँचे। 76 में हम खुद गारमेंट डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हमारे एक ब्रदर बाई चांस एक कॉन्टिनेंटल कैरियर्स करके बहुत बड़ी क्लियरिंग एजेंसी, आज इंडिया के शायद नंबर 1 ही हो, वहाँ पे काम करते थे। ही वाज ए मैनेजर देयर। उनके भी कॉन्टैक्ट्स बहुत थे, और मैं और मेरे दूसरे ब्रदर जो अब नहीं हैं, हम दोनों हाथ जोड़े कि पापा जी सानू था कोई एक्सपोर्टर दवा दो। फैब्रिकेशन कर करके थक गया। 3 साल हमने फैब्रिकेशन करी, पढ़ते भी थे साथ में, कॉलेज से अब वापस आना तो साथ के साथ ये काम भी करना, क्योंकि पैसा चाहिए होता उन दिनों में, एक सारा इतना बड़ा परिवार था। आप मानोगे नहीं, जो चीज़ उस बायर को उन दिनों में डॉलर्स में नहीं रुपयों में प्राइस होती थी, 350 रुपये की वो कहीं से लेता था, हमने 127 रुपये की दी। उससे मेरे को आज तक याद है, 28,000 पीस लिए थे उसने हमारे से, 127 रुपये का हमने दिया था। 50% से भी कम। तो एक्सपोर्टर कितना कमाते थे उस समय, और जब वो हमने इतना दिया तो बहुत इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा, और दूसरों के ऑर्डर्स हमारे पास डाइवर्ट होने शुरू हो गए, हमारी कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो गई। स्लो एंड स्टडी। इसमें ये भी है लोगों के समझने के लिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा शुरू से मार्जिन प्रॉफिट नहीं सोचते हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो तो आपको रेट्स के ध्यान रखने होते हैं, तो आपकी ग्रोथ होती है और कंसिस्टेंट रहती है, क्योंकि फिर मेरे ख्याल में अगर हम एवरेज देखें तो उसी एवरेज में आपका फिर मुनाफा भी होने लगता है। आप देखिए, एक ऐसा समय आया, हमारी टर्नओवर बढ़ती चली गई, गवर्नमेंट की तरफ से 35% इंसेंटिव हो गया, क्योंकि एक्सपोर्ट को बहुत तवज्जो दी गई, कुछ ड्रॉबैक मिलता था, और 20% हमने नेट अपना कहते हैं धर्म का रखा होता। करते करते 60-70% का मार्कअप होना शुरू हो गया, और प्रभु ने ऐसा किया कि वो कस्टमर हमारे पे डिपेंड करना शुरू हो गया और हम उस पर डिपेंड करना शुरू हो गए। स्लो एंड स्टडी फिर बढ़ते चले गए, क्योंकि ऐसा युग आ गया कि उनके जो आगे आगे स्टोर्स होते थे जिनको बेचते थे, वो डायरेक्ट आने शुरू हो गए। तो बस इसके बाद तो फिर हमने कहते हैं ना, ग्राफ को देखा ही नहीं नीचे,
प्रभु ने रंग लगाए। सारा परिवार, हम उस समय 11 मेल मेंबर्स थे, 70 समझो 9 के बाद तो 11 मेल मेंबर्स, सब बिजनेस कर रहे थे। सारे यही एक्सपोर्ट, यही कोई बिजनेस नहीं। अच्छा, आपने ये कभी शब्द यूज किया था शुरू में, डीमर्जर। हाँ। ज्वाइंट फैमिली को हम कहते हैं कि ज्वाइंट फैमिली होने के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में भी एक आपकी एक्स्ट्रा लार्ज ज्वाइंट फैमिली हो गई थी ना, एक्सटेंडेड वो है ना, हो गई थी। तो वो जब आप लोगों ने डीमर्जर किया, तो क्या उसके बाद आपको बिजनेस में भी फायदा हुआ, आप लोगों को उसने बेनिफिट किया आप लोगों को? बिल्कुल। क्योंकि देखिए, हर चीज़ का मुझे लगता है पॉजिटिव नेगेटिव होता है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं, उनको लगता है काम करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली ये होता है ज्वाइंट फैमिली में, तो कुछ लोग एफर्ट करते हैं और फायदा सबको मिलता है। लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ, तो क्या आपको इसका कुछ बेनिफिट दिखा? बिल्कुल, अगर आप इकोनॉमिक तरीके से बात करो, पैसे के लिए करोगे, यस, बहुत फ़ायदा हुआ, मल्टीफोल्ड्स। क्योंकि हर एक बंदा, हमारे एक मतलब 7 ग्रुप बन गए थे। आप समझो कि एक ग्रुप था, उसके 7 ग्रुप बन गए। मुंह से चाहे कोई बोले ना बोले, अंदर से होता था कि मेरे को इसको बीट करना है, और करते भी थे। बिल्कुल, कॉम्पिटिटिव होने में कोई बुराई भी नहीं है, कोई बुराई नहीं थी। और हम समझो कि हम उस समय अगर हम 100 पे थे, तो हम 7 100 पे आ गए तकरीबन। हमारे ग्रुप्स इतने बड़े हो गए कि हर आदमी बड़ा सक्सेसफुली। बट ये पक्की बात है, जॉइंट फैमिली के फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। 700 हो के भी कोई वो बात नहीं है कि भाई 100 में भी कमी नहीं थी, 700 में भी कमी नहीं, उसके फ़ायदे। बट कुछ थोड़े बहुत एक चीज़ होती है कि आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं। बट समझो 10 फ़ायदे हैं ना, तो नुकसान 2 ही होंगे, नुकसान कम है जॉइंट फैमिली में। अगर आज बट यस, युग बदल गया है, किसी के साथ बनती नहीं है। नहीं, फिर भी मतलब आज के समय में तो लोग 4 होते हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माँ बाप भी होते हैं, तो लोगों को बोझ लगने लगते हैं। उनके लिए तो कम से कम बहुत बड़ा लेसन है। लेकिन हाँ, अगर इतना हो जाए कि 55 लोग होंगे एक फैमिली में, तो CNN वाले आ गए। हमारी ताई जी थी, बड़ी डिक्टेटर टाइप थी वो, और बहुत अच्छा उन्होंने संभाल के रखा। उसमें घर में ऐसा कोई ना कोई होता है, तभी सब जिसकी डर से, जिसके कंट्रोल रहता था। कैश किट्टी एक होती थी हमारे घर पे, हायरार्की थी, जैसे एक पूरी कंपनी चलती है। एक आदमी, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट सेल्स देखता था, छोटा ब्रदर परचेज देख रहा है, दूसरा ब्रदर सिर्फ PR डॉक्यूमेंटेशन, इस तरीके हर एक आदमी का कोई स्टोर देख रहा है। हर बंदा, 11 मेंबर्स थे हम, और हमने मिल के मतलब काफ़ी नाम कमाया। हमारे एक ब्रदर तो आज भी AEPC जो अपैरल प्रमोशन काउंसिल है, गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है, शायद ही कोई इंडिया का एक्सपोर्टर हो जो उनके साथ नहीं जानता हो। सारे एक दूसरे, बिकॉज उनके पास टाइम होता था। अगर आप अकेले सारे काम करो तो सारा चीज नहीं कर सकते। yes. वो तो जरूरत होती है। तो ये प्लस पॉइंट होते थे। और इसके लिए ना, आप, मुझे लगता है एक आसानी ये होती है कि आपको लॉयल लोग ढूंढने नहीं पड़ते हैं। फैमिली अगर होती है, लॉयल्टी अपने आप होती है, क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हो, काम करते हो, तो आपको सबसे जरूरी लॉयल्टी होती है, जो फैमिली से बेहतर शायद कहीं नहीं मिल सकती। सर, लेकिन अब आपने अपना सारा काम अपने बेटे को सौंप दिया है। अब आपका जो रुझान है, आपकी रुचि है, वो मैं बताता हूँ। 1998 की बात है, बहुत अच्छा काम चल रहा था हमारा, काम उससे भी बढ़िया उसके बाद हुआ। पर 98 में एक परिवर्तन आया मेरे परिवार में। मैं अपने परिवार के साथ 7 दिन लगातार साउथ के कुछ मंदिरों में गया। आप देखा होगा मैं तिलक लगा रहा हूँ, इस 98 से लगा रहा हूँ रोज़। वहाँ रामेश्वरम में जाके एक परिवर्तन सा आया। मेरे को 22 कुओं में नहलाया जो उन्होंने पहले, किसी VIP उससे मैं लेके गया था। रामेश्वरम में 22 कूप में स्नान करके सभी दर्शन होते हैं। उन्होंने मेरे को जब बिठाया अभिषेक के लिए शिवलिंग के सामने, साउथ इंडियन थे, धोती पहन के और जनेऊ पहनाया, जो फॉर्मूले थे उनके, उन्होंने मेरे को, क्योंकि मेरे पास एक वहाँ के, क्योंकि हमारा काम बहुत अच्छा था, किसी कमिश्नर का लेटर था, फैब्रिक सप्लायर सारे साउथ के थे हमारे, उन्होंने हमारी VIP अरेंजमेंट करा दिया और वहाँ मेरे को ना बिठा दिया। और मेरे को जब अभिषेक कराने लगे तो मेरे को वो ब्राह्मण जो पंडित थे कहते, सर आप जिधर बैठा है ना, इधर श्री राम बैठा था। हा, मेरे को तो कंपना शुरू हो गया, भाई रामचंद्र जहाँ बैठे थे मेरे को वहाँ बिठा दिए। और वो एक ऐसा समय था, मेरे अंदर एक अजीब सा करंट निकला, जैसे अंदर जैसे फील था। और उन्होंने मेरे को एक इतनी सी डिबिया दी, कहते हुए आज के बाद ये तुमने जो काम किया है, माथे पे ने कभी खाली नहीं छोड़ना है, इसको तिलक लगा के रखना है। तो वो वाला सिंदूर आज तक चल रहा है मेरा,
क्या होता है, परिवर्तन आया जब मैं दिल्ली आया। फिर उसके बाद पहले हम अंडा ये खा लेते थे, 98 के बाद खाना भी सात्विकता हो गई। और कुदरत ऐसी थी, एक सत्संग में गए, मेरे पिताजी ले गए, मैं गया तो एज ए ड्राइवर ही था, डैडी लेके गए मेरे वहाँ पे। तो सत्संग में उन्होंने एक डॉक्टर शिव कुमार हैं, मेरे 14 साल में उनके साथ मैंने टाइम निकाला, वो मेरे गुरु बने। उनके सत्संग में जाके बहुत इम्प्रेस हुआ मैं। एक एयरफोर्स ऑडिटोरियम में था धौला कुआं पे, जब उन्होंने सत्संग किया तो हर बात उनकी हमारे को मतलब पेनिट्रेट करती चली गई, जैसे होता है ना दिल जीत लिया। बट वो हमारा एक समझो स्पिरिचुअल, कभी सोचा नहीं था। वैष्णो देवी जाते थे, वहां से वो जर्नी शुरू हुई 98 में, जब वो मैं वहाँ से रामेश्वरम से आया। उस बारी में उस ट्रिप में मैंने 7 जगह देखा था। रामेश्वरम भी गए थे, बालाजी भी गए थे, कांचीपुरम में भी सारे मंदिरों में गए। 7 दिन का हमारा वो टूर था, बच्चों के साथ थे, दोनों बच्चों के साथ। तो चारों बंदे हम शाकाहारी हो गए। उसके बाद हमारा परिवर्तन हुआ, और ये शायद यही स्पिरिचुअल ही बात थी। शायद 2005 तक 7 सालों में हमारे को डीमर्जर होना पड़ा, क्योंकि मेरा ध्यान काम से थोड़ा सा कम होता चला गया और स्पिरिचुअलिटी में बढ़ता चला गया। आप ये मानो कि एक ऐसा समय था, वो शिव कुमार जी का एक था कि हवन रोज करना है। कहते साकार की पूजा के साथ साथ निराकार की पूजा करनी ज़रूरी है। कहते साकार तो किसी ने देखा नहीं, मूर्तियाँ ही हैं, मूर्ति तो मूर्ति है, परंतु निराकार में आप उनका आह्वान करो और सच्चे दिल से। और वहीं पे वहाँ से मैंने 14 साल तकरीबन समझो डेली नहीं तो ऑलमोस्ट एवरी डे हवन किया। अगर उनके घर जाते थे तो होता ही था, अपने घर पे भी। उससे मेरा बहुत परिवर्तन आया, और उनका महीने में 2-3 उनके प्रवचन होते थे, और उनके घर पे भी आना जाना मेरा काफ़ी रहा। उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो स्पिरिचुअलिटी को हमने अपने बिजनेस में, जैसे हमने 4 बातें सक्सेस स्टोरी की थी, स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में उतारा कि भाई जीवन के लिए, उनका एक वर्ड होता था, सारी दुनिया जीती है, पर जीवन काहे के लिए, जीवन के लिए हम, ये बात हमारे को इतनी ज़्यादा घुस गई अंदर कि जीवन के लिए तो सारी दुनिया, रिक्शा वाला भी भाग रहा है, हर कोई भाग रहा है, पैसे कमाना, जीवन के लिए चल रहे हैं, पर जीवन काहे के लिए कभी सोचा? वहाँ से वो जो सवाल है ना, वो हमारे को घर कर गया। और वो घर कर गया, उनकी कुछ बातें हैं बड़ी, अगर आप कहो तो उनकी बातों में इतना इंटरेस्ट आया हमारे को। और मैं चाहूँगा अगर कुछ लोग भी अगर उस बातों को समझें तो वाकई में बड़ी इंप्रेसिव बातें हैं। और वह स्पिरिचुअलिटी को अपनी भौतिक जीवन के साथ मिला के कैसे उसका फ़ायदा उठाना है। ग्रस्त ही हम सारे हैं, ग्रस्त में हर चीज़ चाहिए, तो स्पिरिचुअलिटी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, वो फंडा है। इट्स ए सॉर्ट ऑफ, जैसे आपने सक्सेस स्टोरी इन बिजनेस सुनी, ये सक्सेस स्टोरी इन जीवन है। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग कह लो या कुछ भी कह लो, बहुत काम आई हमारे बातें। और आज भी हमारा सारा परिवार उन बातों को काफ़ी फॉलो करता है उनकी। मतलब अगर आप कुछ चीजें फॉलो करें तो जरूरी नहीं कि आपको संन्यास लेने की जरूरत ना है। ना ना, आप घर पे रह के मैं सारा इसके जीवन सामान्य चला के भी इस चीज में आगे बढ़ सकते। मैं इसके ऊपर आपको एक उन्हीं की बताई हुई एक बात बताता हूँ, बड़ी इंप्रेसिव है। उन्होंने एक, अब मेरे को याद नहीं, प्रवचन में ही कहा था कि अपने जीवन के हर कृत्य को 10 भागों में बांट लो। मतलब कृत्य से अपने जीवन को ही 10 भागों में बांट लो। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे पहला भाग आप अपनी सेहत का लगा लो, हेल्थ। दूसरा भाग अपने सुख सुविधा का लगा लो। तीसरा भाग अपने सामर्थ्य का लगा लो। चौथा भाग अपने सामाजिक ऑब्लिगेशंस का लगा लो। 5वां भाग अपने ग्रस्त का लगा सकते हो। छठा भाग अपने बच्चों का। करते करते एवरीबडी हैज़ गॉट हिज ओन वे ऑफ लिविंग, बट डिवाइड योर लाइफ into 10 different parts and sit one day with yourself and marking दो 10 में से सब की। जैसे आप बैठे हो, धन की मार्किंग दे दीजिए। मैं यार 10 में से 4 नंबर देता हूँ, धन मेरे पास इतना नहीं है, चलो 4 दे देता हूँ। मतलब आपने मार्किंग देनी है, अपनी इवैल्यूएशन खुद, हाँ खुद करनी है। दूसरा कहते हैं सेहत को 9, हाँ मैं फिट हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सामाजिक 6, चलो जी।
हाइपोथेटिकली आप, मैं बता रहा हूँ, आप सारे टोटल करो, सो उसको हम थ्योरी ऑफ 65 कहते थे डॉक्टर साहब। अच्छा। थ्योरी ऑफ 65। मान लो कि आपके 10 में से टोटल किया तो नंबर आए 65। अब किसने दिए वो 65 नंबर? खुद ने। खुद ने दिए। मजाल है आप 66 कर दो, क्योंकि आपसे अपने आप को बताने नहीं है किसी को। वो ये बताते थे कि टेल योर सेल्फ ओनली, आपने किसी को ये बताना नहीं है। भाई अगर अपने आप झूठ बोलोगे तो फिर तो जो मर्जी किसको कोई उससे कुछ मिलना थोड़ी है। बट आपने जब मार्किंग करी, अब हम पूछते थे उनसे डॉक्टर साहब 65 की 66 कैसे करें? दैट इज द फंडा। अब हम कहते हैं 4 नंबर तो हमारे धन के कम है, तो इसको 9 कैसे करें? 9 की थ्योरी बताई मैंने आपको। उसमें वो हमारे को क्या कहते थे, कहते बेटा जिस दिन तू 4 के 9 करने जाएगा ना, कहीं और से कट जाएंगे। शायद आप ग्रस्त को टाइम कम दे पाओ, चाहे अपने सेहत को कम समय दे पाओ, सवेरे की मॉर्निंग वॉक से भूल जाओ, बिकॉज तुम्हारे को मेहनत करनी पड़ेगी 9 करने के लिए। तो वो थ्योरी ऑफ 65 ये कहते थे कि कभी भी मार्किंग आपने देनी है, आप अपने आप को इतना उस लेवल पे लाओ कि आप हर चीज में संपन्न। उसमें एक बात बताई थी उन्होंने कि 7 चीजें होती, धन को लक्ष्मी कहा जाता है, पर लक्ष्मी का एक स्वरूप है धन। 7 स्वरूप होते हैं लक्ष्मी के, जो उन्होंने बताया, मैं उसके अनुसार बता रहा हूं। पहला उन्होंने बताया था स्वस्थ। अगर आपका स्वस्थ नहीं है तो घर पे लक्ष्मी नहीं है, धन है। दूसरा उन्होंने बताया सुख, आपको कहीं दूसरे कष्ट भी ना हो, सुख बच्चे का, वाइफ का, माँ बाप का, पड़ोसियों का, सुखी रहो। तीसरा उन्होंने बताया था शांति, कि घर पे कलह क्लेश भी ना हो। बिल्कुल। अगर शांति भी नहीं है तो वो धन माना जाएगा। चौथा बताया था सामर्थ्य, जिसको धन कहा जाता है, सामर्थ्य। और 5वां बताया उन्होंने संतोष, सेटिस्फैक्शन। छठा बताया उन्होंने सत्संग, भाई प्रभु का चिंतन। और 7वां स्वजन। अब इनकी ट्रांसलेशन आप समझ लो, स्वजन होते हैं वेल विशर, सत्संग होता है जो आप एनीथिंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अप योर आर्ट ऑफ लिविंग, वट एवर, अपने उसको, वो सत्संग ही है। आपने आपको पंक्चुएशन कह लो, जैसे हम सेंटेंस गलत लिखा उसको पंक्चुएट करना है, सत्संग है। सत्संग से ही कर सकते हो, तो फॉर्मूला आपको कहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाना है, कहाँ पे नहीं। तो अगर सत्संग ना करो तो आप मतलब ही उल्टा ले लेते हो बातों का। सत्संग से आपके, तो उन्होंने कहा 7 में से अगर कोई भी चीज़ कम है तो आप मार्किंग नहीं दे सकते। आपने तो उसको धन समझ के मार्किंग दे दी, तो वहाँ पे ज्ञान आता है आपको कि 7 चीज़ों को पकड़ो, इन 7 को। अब ये इन हिसाब लगाओ, संतोष किसको है? हमारे को जब ये समझ आई, तकरीबन समझो जैसे आपने अभी बात करी, हमने सारा कुछ, हमारे को संतोष हुआ, हमने अपने सब कुछ, अपना सल्तनत पूरी अपने बेटे को दे दी कि बेटे मैं तो अब सेटिस्फाइड हूँ। उसका एक उन्होंने, देखिए जीवन में मैं आपको भी बताऊँ, आपको बड़ा इजी लगेगा हाउ टू गेट संतोष। इसके भी फंडे हमारा क्रॉस क्वेश्चनिंग होती थी, डॉक्टर साहब आपने ये बात तो बता दी, अब संतोष को कैसे लाएं, उसके लिए भी कोई फॉर्मूला दो। तो फॉर्मूला देते थे, मतलब ये जहां से हम उनसे इंप्रेस होते थे, ये कारण था। क्या फॉर्मूला था? कहते हैं राइट योर, एक इंग्लिश में कहावत है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स। अब भाई ब्लेसिंग्स क्या है? वो मेरा हमारे को समझाते थे। अब ब्लेसिंग मैं समझाता हूँ, लिख, पंजाबी बोलते थे, की है तेरे को किनिया फैक्ट्रियां ने, प्रभु की ब्लेसिंग्स है ना, कृपा है, किन्ने घर ने, किन्नी ज्वेलरी तेरे को, कितना कम है, राइट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, ब्लैंक पेपर। उन्होंने मेरे को 2005 में जब हमारा डीमर्जर हुआ तब लिखवाया है, क्योंकि उस समय मेरे को यहां तक नहीं पता होता था कि, क्योंकि अकाउंट्स कभी देखे नहीं, माइनस क्या होता है, प्लस क्या होता है, ब्रैकेट्स में होती थी फिगर्स, तो ये माइनस होती है, नहीं पता था, क्योंकि सिर्फ सेल्स करनी, लेडीज फैशन, सारा दिन गारमेंट्स यही करते थे। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जब हमारे को, काउंट योर ब्लेसिंग्स, इट वर्कड। कैसे काम किया? जब मैंने लिखा, पूरा पेज भर दिया, यहां तक कि उन्होंने मेरे से कहा LIC लिख, ये तो तेरे को कभी तो मिलेगी। मैं हाँ मिलेगी जी, ये जो तेरे पास है सब कुछ लिख। खैर जी मैंने लिखा, उनके कहने से पेज भर गया। फिर मेरे को याद है, आई वॉज 49 years old दैट टाइम। मेरे को कहता तू कितने साल जीना है?
मैंने कहा जी 100 साल जीऊँगा। शौक है, हर आदमी चाहता है भी सेंचुरी मारूँ। तो कहते 51 साल रह गए ना। तो उनकी एक और होती थी, साधक थी, उनको कहते कागज़ और लिया। तो कागज़ और लाए, कहते उन खर्चे लिख, उन तो तू कल्ला रहना है, घरों वखरा हो गए हैं से बोलते थे। हाँ जी। तो उन्होंने मेरे से सारे एक्सपेंसेस लिखवाए, लिख आटा दही दूध राशन कितना आता है, दूध कितना आता है, ये खर्चा, फॉरेन ट्रैवल तेरा कितना है, तू कितना, सारा खर्चा लिखवाया जी, मेरा पूरा खर्चा। मैंने जो जो याद आता गया, वाइफ मेरी साथ बैठी थी, हम लिखते चले गए। हम एक फिगर पे पहुंचे, कहते ये तेरी 1 महीने की तेरी, इसमें इन्फ्लेशन भी डाला उन्होंने, बिकॉज ही अंडरस्टैंड, इज ए न्यूरो सर्जन, न्यूरो आई थिंक फिजिशियन। तो उन्होंने सारा कैलकुलेट करके मेरे को बताया, तेरे 1 महीने दे एन एक्सपेंस ने एना इन्फ्लेशन होएगा, दिस इज व्हाट यू नीड फॉर योर 51 ईयर्स। जब मैंने 51 ईयर्स का मेरे को कितना पैसा चाहिए मैंने टोटल किया, उसमें उन्होंने फॉरेन ट्रैवल भी डाला, मेरी बिटिया की शादी भी डाली मेरी मतलब ग्रैंड डॉटर्स की, अभी छोटे हैं, सब कुछ लिख दिया कि यू नीड दिस मच मनी फॉर योर दिस स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ व्हाट यू आर लिविंग टुडे, विच वाज वेरी हाई स्टैंडर्ड एट दैट टाइम 2005 में। तो मैंने कहा जी दिल खुश हो गया। मेरे को समझ नहीं आ रही थी पहले, आई वॉज क्वाइट अपसेट। अपसेट मीन्स अपसेट भी नहीं कह सकता, एक क्वेश्चन मार्क था यार, हाउ विल आई हैंडल सच ए बिग एम्पायर। मैं तो सिर्फ एक्सपोर्ट का ऑर्डर लेना जानता हूँ, बायर्स को खुश कर लेता हूँ, बट मैन्युफैक्चर कैसे कराऊंगा, अकाउंट्स कैसे करूंगा, ये सारा बैंकिंग सारा नहीं आता था। परंतु वो जो फॉर्मूला फिर काम किया कि राइट योर ब्लेसिंग्स एंड काउंट योर ब्लेसिंग एंड राइट योर एक्सपेंसेस, ये सबसे ज़रूरी है। उससे मेरे को जेब में मेरे कितना है मेरे को पता होता था। आप मानोगे 2005 में मेरा मन करा कि ज़रूरत है यार बथेरा आएगा, बिकॉज इतना आप अगर अपनी हिसाब से वैल्यूएशन करो कि ये आपके पास घर है, 4 आपकी फैक्ट्रीज हैं, 4 आपके पास है, इतनी आपकी रिकरिंग इनकम है, इतनी आपकी है, तो मन इतना अपने आप को अपलिफ्ट कर दिया मैंने कि मेरे से तो अमीर कोई है ही नहीं। ये भी कहते होते थे अमीर आदमी और गरीब आदमी की डेफिनेशन देते थे, वो कैसे होते हैं क्या होता है, बट मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने कहा यार मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं है। संतोष लाने का फॉर्मूला। संतोष कब आएगा आपको? जब आपको पता है योर एक्सपेंसेस आर लेस देन योर इनकम। वंस यू नो योर एक्सपेंसेस आर मोर देन योर इनकम, संतोष आ ही नहीं सकता। तो ये फंडा था। हमारे कई क्वेश्चन होते थे, फिर हम पूछते थे कि जी आप हमेशा, हम सारे, क्योंकि पहले दिन जो बात करी थी जीवन के लिए और जीवन काहे के लिए, हमारा हर समय उनको एक ही आग्रह रहता था कि बताओ जीवन काहे के लिए। अच्छा, ये तो आपने सुन लिया कि जीवन काहे के लिए, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी जो आज का युवा है, जो यूथ है, जो अपना जीवन स्टार्ट कर रहा है, उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे? देखिए, सुखी जीवन का जो, देखो एक गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है, नानक दुखिया सब संसार। ये तो नहीं कह सकते कि किसी को कोई दुख नहीं है, किसी को कुछ ना कुछ, हर एक को कुछ ना कुछ लगा होता है। परंतु उन्होंने एक हमारे को, जैसे आपने माना, उनसे हमने हाथ जोड़े क्योंकि हमारे को भी अब, जब इन्होंने 2012 में मेरा लास्ट था उनके पास, 2012 के बाद मैं उनके पास गया नहीं। कहते तेरे मेरे को बोला ना PhD होगी तू जाओ PhD के बाद कोई स्टडीज़ नहीं होती है, अध्यात्म में एक होता है, वो कहते और भी किसी को आन दे, ये होता था उनके वहाँ पे दरबार में, दरबार कहते थे उनके घर को उन्होंने एक 2 वर्ड बोले लास्ट डे, कहते आप जा रहे हो, कोई भी काम आए, कैसा भी काम हो, ना तो तेरे को अहंकार आएगा, फिर ना तेरे को कोई भी तो मन में गिलानी आएगी। क्या कहता है, ये बोलना सीख ले, सो व्हाट, आप दोस्त को आप का नुकसान हो जाए, आपको कोई ऊंच नीच बोल दे, सो व्हाट कह के आप परे हो जाओ। सो व्हाट आप बोल के देखो, आपको 4 सेंटेंस बोलो और उसके बाद बोलो सो व्हाट। अब सो व्हाट वाज सच ए नाइस थिंग विच आई अडॉप्टेड, और ये बात ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस, मैंने अब किसी का बुरा ही नहीं लगता कोई है बात, ये नहीं है कि कोई आपको एक्सेक्ट थोड़ी देर के लिए लगती है, फिर सो व्हाट कह के खत्म हो जाता है। यही होता है ना कि आपकी ग्रोथ हो जाती है, आपकी इंटरनल ग्रोथ होती है, तो आपके साथ यही होता है कि आपको चीज़ें, आपको समझ में आता है उन चीज़ों के साथ डील कैसे करना है।
सर आपने इतने विस्तार से बताया लोगों को कि क्या चीज़ है, किस तरह से अपने जीवन की शुरुआत में अगर मुश्किलें हैं तो क्या फॉर्मूले हैं जो आप लगा सकते हैं, जिन फॉर्मूले से, क्योंकि हम जब फॉर्मूलों में बताते हैं ना तो चीज़ें आसान होती हैं समझना, एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है उसका जिससे हम समझ पाते हैं। बाकी बातें बताने के लिए तो बहुत सारी होती हैं जो आपको बताई जाती होंगी, समझ में नहीं आती है। इसीलिए सर ने स्ट्रक्चर्ड वे में बताया कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप क्या फॉर्मूले अपनाएं ताकि आपकी ग्रोथ हो, और ग्रोथ हर तरह की होनी चाहिए, तभी हम जीवन में सुखी हो पाते हैं और जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत। जय माता दी जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक्स अ लॉट।